अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आपको पिछले लेक्चर की भी समझ आ गई होगी। मैं देखता रहता हूँ कि शायद किसी का कोई क्वेश्चन हो, लेकिन किसी का कोई क्वेश्चन नहीं था। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। सो टुडे इज आवर सेकंड लेक्चर, मंडे 13 अप्रैल 2020, of evolution and principles of systematics. This lecture is for class MSc Zoology 3rd. In the previous lecture, we have studied about that what we will study in this course. So we have discussed in detail that what are the main components of this course and what things we will study in future. The second thing that I have discussed about why do we study this course. So to we study this course to understand different concepts about the origin of Earth and life. Like we also understand how life spread around the globe. So each and every point was explained by me in your previous lecture. I hope you all have understand this. Now moving to today's topic. So let's now today we will study that what is evolution. We are talking about we have talked about evolution and systematics in the last lecture. Today we will study that what is evolution and what is systematics. Okay, so evolution, the process by which different kinds of living organisms are believed to have developed from earlier forms during the history of the earth. The process by which different kinds of living organism के वो अमल जिसके थ्रू डिफरेंट काइंड्स के मुख्तलिफ किस्म के जानदार आर बिलीव्ड के यकीन किया जाता है टू हैव डेवलप्ड फ्रॉम कि वो किससे डेवलप हुए अर्लियर फॉर्म से ड्यूरिंग द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। तो ये वो अमल है जिसके ज़रिए ये पता किया जाता है या ये बिलीव किया जाता है कि हमारे पास किस तरह जो प्रेजेंट डे ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह शुरुआत के दिनों में जो अर्लियर फॉर्म्स ऑफ लाइफ थे उससे किस तरह हमारी आज की जो कम्प्लेक्स लाइफ है वो किस तरह ओरिजिनेट हुई, और हिस्ट्री ऑफ अर्थ के बारे में बताती है कि किस तरह अर्थ ओरिजिनेट हुई, क्या क्या चेंजेस आए अर्थ में ड्यूरिंग दिस होल पीरियड। लाइक एवोल्यूशनरिस्ट के मुताबिक हमारे पास जो अर्थ है इसकी जो ओरिजिन है वो अबाउट 5 to 6 बिलियन ईयर्स एगो पहले हुई थी, 5 to 6 बिलियन ईयर्स एगो। और वो हम पढ़ेंगे आगे, हम एक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ और उसमें थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ पढ़ेंगे, तो उसमें हम ये डिटेल कर पढ़ेंगे कि किस तरह अर्थ जो है वो ओरिजिनेट हुई थी और किस तरह उसकी फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, और जो सेकंड डेफिनेशन है इसकी, द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ समथिंग दैट इज लाइफ फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स, कि कोई भी चीज़ आहिस्ता आहिस्ता जो उसकी डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट हमेशा सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जाती है। ऑफ समथिंग, कोई भी चीज़, हम एवोल्यूशन में मोस्टली लाइफ की डेवलपमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हम और भी डिफरेंट एवोल्यूशन, हमारे पास एक जनरल टर्म है, लाइक हम कहते हैं अगर हम कहें एवोल्यूशन ऑफ मोबाइल, तो ये भी आप अगर देखें तो शुरू शुरू में बिल्कुल सिंपल मोबाइल्स थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वर्क के साथ साथ वो किस तरफ जा रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं और कम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। और आज का अगर मोबाइल देखें हम, और जो फर्स्ट डिवाइस डिस्कवर्ड, वेरी फर्स्ट डिस्कवर्ड मोबाइल था, तो उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। वो जो पहले पहले डिस्कवर हुआ था वो बहुत ज़्यादा सिंपल था, और जो अब वाले मोबाइल्स हैं वो उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं। और ये प्रोसेस जो है डेवलपमेंट का ये रुकता नहीं है, इट विल मूव ऑन, कि और भी कम्प्लेक्सिटी की तरफ मोबाइल्स जाएंगे। तो हर प्रोसेस इसी तरह होता है। लाइक अगर हम मोबाइल के अलावा अगर आप टीवी का देख लें, ठीक है, तो पहले वो भी जब डेवलप हुई थी तो वो बहुत सिंपल थी, अब वक्त के साथ साथ क्या हो रही है, कम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रही है। लाइक जो हमारी शुरू की टीवीज थी वो हम आपके पास ब्लैक ब्लैक एंड वाइट होती थी, कोई कलर नहीं था, फिर उसमें कम्प्लेक्सिटी आई कि उसमें कलर टीवी आ गया, और वो फिर जो है आपके पास बहुत ज़्यादा बड़े होते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता फिर एलसीडी आ गई, एलईडी आ गई, और उसका साइज जो है वो थिन होता गया, इसी तरह उसकी स्क्रीन जो है वो बड़ी होती जा रही है। तो ये क्या है, ये डेवलपमेंट है फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स, और इसी को हम एवोल्यूशन कहते हैं। तो जो आपका सब्जेक्ट है इसमें मोस्टली हम लाइफ के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह लाइफ डेवलप होती है फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स की तरफ। लाइक एवोल्यूशनिस्ट का ख्याल है कि हमारे पास जो लाइफ ओरिजिनेट है, यानी कि पूरी दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं,
तो भाई पहले पहले वो कहते हैं कि सिर्फ एक बैक्टीरिया वजूद में आया था, ओरिजिनेट हुआ था, और उसी बैक्टीरिया से जितनी भी आज बायोडाइवर्सिटी है दुनिया में, तो वो उस एक बैक्टीरिया से ये सारी जो फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैं ये फैली हैं। ठीक है, आई होप कि एवोल्यूशन की आपको समझ आ गई होगी। एवोल्यूशन सिंपली क्या कहा मैंने, कि हम किसी भी चीज़ की स्टडी करते हैं कि ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो उसमें और सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ मूव कर रही हो। एवोल्यूशन इवॉल्व होना, एवोल्यूशन कभी भी कम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ नहीं आती, बट इन सम केसेस, बिकॉज चूंकि मैंने आपसे कहा एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर, तो उसमें कुछ ऐसे भी हम आगे पढ़ेंगे, हमारे पास ऐसे भी पॉइंट्स आएंगे कि जिसमें करेक्टर कम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ गया है, तो वो क्यों गया है वो भी हम फिर उसकी वजूहात वगैरह स्टडी करेंगे। तो मोस्टली एवोल्यूशन इवॉल्व से निकला है, और इवॉल्व होने का मतलब है कि टू डेवलपमेंट ऑफ समथिंग फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स। सो एक तो हम इस अपने इस कोर्स में एवोल्यूशन को स्टडी करेंगे। द सेकंड थिंग दैट वी स्टडीड, if you focus on the title of the subject, that evolution and principles of systematics. Now we move to systematics. I hope कि evolution की समझ आ गई होगी। systematics सबसे पहले हम देखते हैं इसकी एटिमोलॉजी। व्हाट इज एटिमोलॉजी, कि उस वर्ड की ओरिजिनेशन कहाँ से, किस लैंग्वेज का है और उसका मीनिंग क्या है। So the word systematics is derived from Latin word, लातीनी जबान का वर्ड है, which is systema. Systema से ये निकला है, which means to arrange in organized way. Systematics हमारे पास एक सिस्टेमा, लैटिन जबान का वर्ड है सिस्टेमा, उससे निकला है, और इसका क्या मतलब है, टू अरेंज इन ऑर्गेनाइज्ड वे, कि किसी भी चीज को आप अगर एक खास तरीके से अरेंज करें तो उसको हम सिस्टेमैटिक्स कहते हैं। ठीक है, सो अगर हम अपने कोर्स के मुतालिक सिस्टमैटिक्स देखें तो इसकी डेफिनेशन किस तरह होगी। इट इज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लिविंग फॉर्म्स। पहली चीज हम इसमें क्या स्टडी करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लिविंग फॉर्म्स। डाइवर्सिफिकेशन वैरायटी ऑफ लाइफ, जिस जो आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा बायोडाइवर्सिटी का। तो पहली पहली चीज हम इसमें डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ पढ़ते हैं, कि किस तरह कितनी डिफरेंट लाइफ की वैरायटीज हैं और कौन कौन सी स्पीशीज हैं और कितने टोटल स्पीशीज हैं लाइफ की ऑन द प्लेनेट अर्थ। अच्छा, इट इज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लिविंग फॉर्म्स बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट। पास्ट वाले भी जो गुजर गए हैं और जो प्रेजेंट भी हैं। लाइक पास्ट वाले कौन से, लाइक डायनासोर्स को हम स्टडी करते हैं। अब डायनासोर्स तो अभी दुनिया में नहीं है, लेकिन पास्ट में थे, तो हम उसको सिस्टमैटिक्स में उसकी भी वैरायटी हम डिस्कस करते हैं। इसी तरह सेबर ट्रूथ टाइगर थे जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। ठीक है, वूली मेमथ्स थे हमारे पास, वो भी एक्सटिंक्ट हो गए। इस तरह डायनासोर्स भी एक्सटिंक्ट हैं। एक्सटिंक्ट हम किसे कहते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो पहले दुनिया में रहते थे और अब दुनिया में नहीं है, उसको हम कहते हैं ये ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो हमारे पास हम वैरायटी ऑफ लाइफ पढ़ते हैं सिस्टमैटिक्स में, दोनों वैरायटीज की जो पास्ट में थी और जो प्रेजेंट में अब हैं, तो दोनों वैरायटीज को हम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिस्टमैटिक्स में पढ़ते हैं। और दूसरी क्या चीज पढ़ते हैं, and the relationships among living things through time. Relationship among living things through time. Through time का क्या मतलब है, कि वक्त के साथ साथ क्या क्या रिलेशनशिप्स आए हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। लाइक मैं आपको बताऊं कि अब हम में फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स और जो मंकीज हैं, अब इनमें क्या रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप एक आपको सिमिलरिटी अगर मैं बताऊं, कि हम दोनों को कहते हैं प्राइमेट्स, और प्राइमेट्स में हम वो ऑर्गेनिज्म डालते हैं कि ये जो अपने हाथ से कुछ चीज पकड़ सकें। हमारे पास दूसरा कोई भी मैमल अपने हाथ से कुछ कैरी नहीं कर सकता, सिर्फ हाथ मीन्स फोर लिम्स, सिर्फ हमारे पास। अच्छा, अगर हम देख लें कि काऊ और बफलोज के साथ क्या हमारा रिलेशनशिप है, तो वो भी मैमल्स हैं और हम भी मैमल्स हैं। अगर हम रिलेशनशिप देखें अपना बर्ड्स के साथ, तो क्या बर्ड्स भी वर्टिब्रेट्स हैं, हम भी वर्टिब्रेट्स हैं, इसी तरह रेप्टाइल्स भी वर्टिब्रेट्स हैं। तो किस तरह वक्त के साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए हैं, सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ गए हैं, और उन लिविंग थिंग्स का आपस में क्या रिलेशन है, इसको भी हम सिस्टमैटिक्स में
स्टडी करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैं डिस्कस करूंगा तो आपको डिटेल की समझ आ जाएगी। सिंपली डेफिनेशन का मैं आपको समझाऊं कि क्या इसमें एक तो हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ है, जो बायोडाइवर्सिटी है, उस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ को स्टडी करते हैं, चाहे वो पहले रहते थे, पास्ट में थे, या प्रेजेंट में रह रहे हैं, सारी की सारी वैरायटी को हम स्टडी करते हैं। और दूसरा, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान रिलेशनशिप देखते हैं कि कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं और कौन से ज़्यादा डिफरेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम क्यों कहते हैं कि मंकीज आर द फर्स्ट कजन ऑफ ह्यूमन बींग्स, बिकॉज मंकीज और ह्यूमन बींग्स आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, इनके दरमियान रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद अगर हम रिलेशनशिप देखें ह्यूमन बींग्स का, तो वो आपके पास जो रोडेंट्स हैं, रैट्स वगैरह, जो माउस वगैरह हैं, उनके साथ है। इसके अलावा अगर हम फिर पीछे चले जाएं तो हमारे पास डॉग्स, कैट्स वगैरह के साथ ज़्यादा रिलेशनशिप आता है। तो अब ये रिलेशनशिप हमें कौन बताता है? ये हमें सिस्टमैटिक्स बताती है। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, इम्पोर्टेंस ऑफ सिस्टमैटिक्स। सो हम सिस्टमैटिक्स क्यों पढ़ते हैं? ठीक है, फर्स्ट, इट इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। पहली चीज, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री किस तरह हम पढ़ते हैं कि हमारे पास जो ये ऑर्गेनिज्म है, ये आज से कितने साल पहले इवॉल्व हुआ और किस ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुआ, और अपनी एवोल्यूशन के दौरान ये किस किस स्टेजेस से गुजरा, उसको हम कहते हैं कि ये इसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है। ठीक है, अगर हम देखें जो एवोल्यूशनरिस्ट बताते हैं कि भाई ह्यूमंस की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, तो ह्यूमंस की एवोल्यूशन का वो बताते हैं कि किससे इवॉल्व हुए, मंकीज से इवॉल्व हुए, और उसके बाद उस प्रोसेस के किस तरह इवॉल्व हुए, ये भी उसमें एवोल्यूशन ऑफ मैन में सारा उन्होंने एक्सप्लेन किया है, और किस किस स्टेजेस से गुजरे। हमारे पास एक स्टेज है नींडरथल, वो भी हमारे पास जो है एक ह्यूमन बीइंग की किस्म है। इसके अलावा होमो हेबिलस है, होमो इरेक्टस है। तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं कि जब मंकी से ह्यूमन बीइंग्स की एवोल्यूशन हो रही थी, तो इस डिफरेंट स्टेजेस से ह्यूमन बीइंग्स गुजर के आए। ठीक है, एवोल्यूशन में एज एवोल्यूशनरिस्ट हम इसको स्टडी तो कर रहे हैं, लेकिन एज अ मुस्लिम आपने इस पे बिलीव नहीं करना, बिकॉज वी नो के ह्यूमंस की एवोल्यूशन नहीं हुई और ह्यूमंस डायरेक्ट अल्लाह ताला ने इनको खल्क किया है और ज़मीन पे उतारा गया था। लेकिन चूंकि कोर्स में है तो हमने पढ़ना है, तो इसीलिए ऐसा ना हो कि आप लोगों का बिलीफ खराब हो जाए। अच्छा, तो पहली चीज हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा, इट इन्वॉल्व्स क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। दूसरा, हम उसकी क्लासिफिकेशन भी देखते हैं। क्लासिफिकेशन किस तरह? अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की क्लासिफिकेशन देखें तो हमारे पास किंगडम एनिमेलिया में है ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, बिकॉज एनिमल्स वाले करेक्टर्स हैं। तो अब ये यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा रिलेशनशिप किसके साथ है? एनिमल्स के साथ है, हमारा रिलेशनशिप प्लांट्स के साथ नहीं है। फिर अगर हम देखें फाइलम वर्टिब्रेटा में हम आते हैं, बिकॉज वी हैव बैकबोन। अब हमारी सिमिलैरिटीज या रिलेशनशिप किसके साथ आ गया? सारे वर्टिब्रेट्स के साथ आ गया, और इनवर्टिब्रेट्स हमसे सेपरेट हो गए। फिर अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो हमारे पास फाइलम के बाद क्लास आती है, और हम क्लास में मेलिया में हैं, बिकॉज हम सब मैमल्स हैं, तो ये एक मैमल्स के साथ रिलेशनशिप है। ठीक है, उसके बाद अगर हम क्लासिफिकेशन पे जाएं तो हमारे पास क्लास के बाद ऑर्डर प्राइमेटा है। हमारे पास ऑर्डर प्राइमेटा में ह्यूमन बीइंग्स और मंकीज हैं कि जो अपने फोर लिम्ब से कोई ना कोई चीज पकड़ने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है, अगर हम प्राइम ऑर्डर के बाद फैमिली में चले जाएं तो ह्यूमन बीइंग्स की फैमिली होमिनिडी है। होमिनिडी, हम उस होमिनिडी में वो सारे मेंबर्स हैं कि जो सोच सकें, दिमाग का यूज करें और उनकी ब्रेन कैपेसिटी ज्यादा हो। तो उसमें हमारे पास मंकीज भी यहाँ पे क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन के किस तरह हम क्लासिफाई करें ऑर्गेनिजम्स को, वो भी हम सिस्टमैटिक्स में स्टडी करते हैं कि इसको कौन से फाइलम में रखा जाए, कौन सी क्लास में रखा जाए, कौन से ऑर्डर में रखा जाए, कौन सा जीनस इसको दिया जाए और कौन सी स्पीशी दी जाए। ये सारी क्लासिफिकेशन भी हम सिस्टमैटिक्स में पढ़ते हैं। एक और चीज जो पढ़ते हैं, फाइलोजेनी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फाइलोजेनी या फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री। फाइलोजेनी हम किसे कहते हैं? फाइलोजेनी इज द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ काइंड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हमने कहा ना इसमें एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो इसको हम फाइलोजेनी कहते हैं। हम कहते हैं
कि ह्यूमन बींग्स किससे इवॉल्व हुए। लाइक अगर हम ह्यूमन बींग्स को छोड़ देते हैं, हम एवोल्यूशन देखते हैं काऊ की, ठीक है, तो काऊ मैमल्स है और मैमल्स इवॉल्व हुए हमारे पास रेप्टाइल से। तो काऊ रेप्टाइल्स, फिर रेप्टाइल्स किससे इवॉल्व हुए, रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए एम्फीबियन से। एम्फीबियन किससे इवॉल्व हुए, एम्फीबियन इवॉल्व हुए फिशेस से। फिर फिशेस अगर हम देखें तो वो इनवर्टिब्रेट्स के एकाइनोडर्म से हुई, फिर एकाइनोडर्म्स मोलस्क से इवॉल्व हुए हमारे पास आर्थ्रोपोडा से। तो अब ये क्या है, ये इसकी फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री है कि जिसमें हम उस ऑर्गेनिज्म की एंसेस्ट्री को देखते हैं कि इसके जो आबा अजदाद हैं वो कौन थे और कितनी दूर तक हम उसके आबा अजदाद तक जाते हैं। इस सारे को हम फाइलोजनी या फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री कहते हैं उस ऑर्गेनिज्म की, या इसको हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास था कि इंपॉर्टेंस ऑफ सिस्टमैटिक्स क्यों है, कि हम क्या क्यों पढ़ते हैं सिस्टमैटिक्स। पहले चीज़ कि इससे हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कि सिस्टमैटिक्स जो है ये डिराइव हुआ है वर्ड सिस्टमा से। एंड सिस्टमा का क्या मतलब है, टू अरेंज इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। तो हमारे पास जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है उसमें हमने ऑर्गेनिजम्स को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा हुआ है, उसको एक प्रॉपर तरीके से हमने क्लासिफाई किया हुआ है। और ये क्लासिफिकेशन का फायदा क्या है कि लाइक अगर आप बर्ड्स को स्टडी, किसी पिजन को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो अब बर्ड्स के आप करेक्टर्स मालूम करना चाह रहे हैं। अब आपको पता है कि पिजन क्या है, बर्ड है। तो इंस्टेड कि आप सारे बर्ड्स के करेक्टर्स को स्टडी करें, तो चूंकि सारे बर्ड एक ही हमने क्लास में डाले हुए हैं, तो आप सिर्फ एक बर्ड के करेक्टर को स्टडी करें लाइक पिजन के, और आपको सारे बर्ड्स के करेक्टर्स का पता चल जाएगा। लाइक हमें पता है क्योंकि पिजन में बीक है, इसका मतलब है सारे बर्ड्स में बीक है। पिजन फ्लाइट करता है, सारे बर्ड्स फ्लाइट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा कि पिजन में यूरिनरी ब्लैडर नहीं है, तो बाकी बर्ड्स में भी यूरिनरी ब्लैडर नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इनमें टीथ प्रेजेंट नहीं होते, तो वो हमने देख लिया। तो अब सिर्फ एक बर्ड के करैक्टर स्टडी करने से हमें पूरी उस क्लास के करैक्टर्स का पता चल गया। तो क्लासिफिकेशन का ये हमें फ़ायदा है कि हमें इंस्टेड ऑफ स्टडिंग द करैक्टर्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, हम सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म के करैक्टर को स्टडी करते हैं और वो हमारे पास पूरे ऑर्गेनिज्म के करैक्टर्स का हमें पता चल जाता है। इसके अलावा क्लासिफिकेशन के अलावा हम उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री या एंसेस्ट्री को देखते हैं कि कौन से इसके एंसेस्टर्स थे जिससे ये इवॉल्व होके आए हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास एक बहुत बार कंफ्यूजन होती है कि हम टेक्सोनोमी, आपने पढ़ा होगा, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये डिफरेंस क्या है फिर टेक्सोनोमी और सिस्टमैटिक्स में। अब जो सिस्टमैटिक्स है ये एक जनरल टर्म है, टेक्सोनोमी जो है सिस्टमैटिक्स के अंडर आती है, ठीक है। लाइक साइंस एक जनरल टर्म है और बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इसी तरह सिस्टमैटिक्स भी एक होल टर्म है और टेक्सोनोमी जो है सिस्टमैटिक्स की एक ब्रांच है। हम सिस्टम टेक्सोनोमी को तो सिस्टमैटिक्स कह सकते हैं, लेकिन सिस्टमैटिक्स को हम टेक्सोनोमी नहीं कह सकते। लाइक जिस तरह हम बायोलॉजी को तो साइंस कहते हैं, लेकिन पूरी साइंस को हम बायोलॉजी नहीं कह सकते। अब सिस्टमैटिक्स क्या है, इट इज इन्वॉल्व इन द डिटर्मिनेशन ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप of organisms and classification of organisms according to their evolutionary background, ठीक है। लाइक और टेक्सोनोमी हम किसे कहते हैं, टेक्सोनोमी इज इन्वॉल्व इन द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। टेक्सोनोमी में हम क्या करते हैं, सिर्फ पहले तो उसको नेम देते हैं कि इसका क्या साइंटिफिक नेम होगा, दूसरा उस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। तो ये हमारा काम है टेक्सोनोमी का कि हमने सिर्फ उसकी क्लासिफिकेशन करनी है। लेकिन सिस्टमैटिक्स क्या करते हैं, हम उसकी क्लासिफिकेशन तो करते हैं लेकिन वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं। और वो ऑर्गेनाइज्ड वे क्या है कि हम किस बेसिस पे उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, एक तो पहले हम उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। लाइक अगर आप पूरी क्लासिफिकेशन देखें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह ऑर्गेनाइज्ड वे में क्लासिफाई हुए हुए हैं। लाइक सबसे पहले हम देखते हैं, आपके पास अगर किंगडम्स में जाएं तो हमारे पास 5 किंगडम है, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांट्स और किंगडम एनिमेलिया। अब जो किंगडम मोनेरा है ये सबसे सिंपलेस्ट है, ठीक है। उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा है, इनसे ज्यादा कम्प्लेक्स है। किंगडम फंजाई जो है वो उससे ज्यादा कम्प्लेक्स है। किंगडम प्लांट्स फंगस से ज्यादा कम्प्लेक्स है और किंगडम एनिमेलिया जो है वो सबसे ज्यादा
कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, तो अब आप अगर देखें तो ये एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के मुताबिक है, बिकॉज प्रोटिस्टा आर इवॉल्व फ्रॉम किंगडम मोनेरा। तो हमने किंगडम मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा इवॉल्व हुए हैं, तो हमने उससे लिखा, आगे किंगडम प्रोटिस्टा क्लासिफाई किया, फिर किंगडम प्रोटिस्टा से फंजाई की एवोल्यूशन हुई है, तो फिर हमने किंगडम फंगस लिख दिया। ये सारी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री शो हो रही है। अगर आपसे कुछ कोई पूछे कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है एनिमल्स की, ठीक है, या ऑर्गेनिज्म की, तो आप सीधा इन किंगडम या क्लासिफिकेशन के सिस्टम को देख सकते हैं कि क्या एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है। अब हम देख के कह सकते हैं कि प्रोटिस्ट किससे इवॉल्व हुए हैं, किंगडम मोनेरा के मेंबर से। फंजाई किससे इवॉल्व हुए हैं, फंजाई किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर से। प्लांट्स किससे इवॉल्व हुए हैं, प्लांट्स किंगडम फंजाई से इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, इसी तरह जो एनिमल्स हैं, अब किंगडम एनिमेलिया डायरेक्ट प्लांट से इवॉल्व नहीं हुए, बल्कि किंगडम एनिमेलिया हमारे पास प्रोटिस्टा से इवॉल्व हुए हैं। ये जब हम किंगडम एनिमेलिया को स्टडी करते हैं तो हमारे पास हमें पता चलता है कि फाइलम प्रोटोजोआ जो है, आपने पढ़ा होगा फाइलम प्रोटोजोआ, ये एक्चुअली किंगडम प्रोटिस्टा के इसमें मेंबर्स आते हैं। तो अब हमें पता चलता है इस क्लासिफिकेशन से, फाइलम प्रोटोजोआ से, जो एनिमल्स हैं वो फंगस और प्लांट से इवॉल्व नहीं हुए, बल्कि क्या हुआ है कि वो हमारे पास इवॉल्व हुए हैं प्रोटिस्टा से। तो अब अगर हम इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री डिजाइन करें तो हमें किस तरह एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का हमें पता चलता है। अच्छा, अगर हम देखें कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले जो सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा से एवोल्यूशन हुई है किंगडम प्रोटिस्टा की। ये हमें कौन बता रहा है, सिस्टमैटिक्स। फिर किंगडम प्रोटिस्टा से हमें पता चला कि दो डिफरेंट एवोल्यूशंस हुई हैं। एक किंगडम एनिमेलिया इवॉल्व हुई है, सॉरी, एक हमारे पास किंगडम एनिमेलिया की तरफ ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए हैं, दूसरे हमारी तरफ हमारे पास किंगडम फंजाई वाले ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए हैं, और फिर हमारे पास किंगडम प्लांट्स या किंगडम प्लांटी जो है वो इवॉल्व हुई है। अब हमारे पास अगर किंगडम एनिमेलिया में देख रहे हैं, ये तो हमें एवोल्यूशन इसकी समझ आ गई, डिफरेंट किंगडम्स की, किस तरह कौन सी किंगडम इवॉल्व हुई है। और ये हमें इंफॉर्मेशन किसने दी है, ये हमें टेक्सोनोमी, ये इंफॉर्मेशन नहीं देती। टेक्सोनोमी हमने खाली ऑर्गेनिज्म को डाल दिया कि भाई ये मोनेरा में है, ये प्रोटिस्टा में है, ये एनिमेलिया में है, ये प्लांटी में, ये फंजाई में। लेकिन ये जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री हमें बताती है, ये सिस्टमैटिक्स बताती है। तो सिस्टमैटिक हमारे पास एक डाइवर्स फील्ड है कि जिसमें हम एवोल्यूशन को भी स्टडी करते हैं, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी स्टडी करते हैं, और क्लासिफिकेशन को भी स्टडी करते हैं। फिर हम अगर हम किंगडम एनिमेलिया को देखें तो किंगडम एनिमेलिया हमारे पास क्या है, इसमें फिर आगे फर्दर क्या आते हैं, फाइलम में दो मेन फाइलम है, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। तो पहले हमारे पास चूंकि वर्टिब्रेट सिंपलर है, आप इस पे भी देख सकते हैं कौन सी चीज सिंपल है कौन सी कम्प्लेक्स, तो उस बेस पे भी हम इसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देख सकते हैं। तो पहले पहले हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स आए, इनवर्टिब्रेट्स में प्रोटोजोन आए, प्रोटोजोन से इवॉल्व हुए, पोरिफ्रंस आए, पोरिफ्रन से इवॉल्व हुए सिलेंट्रेट, सिलेंट्रेट के बाद प्लेटीहेल्मिन्थस, नीमाटोड, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, एकाइनोडर्मेटा। ये हमारे पास, अब ये सारे जो हैं फाइलम्स हैं, एक दूसरे के बाद अरेंज किए गए हैं, ये इसी तरह ये सिस्टमैटिक्स है। बिकॉज पहला पहला फाइलम आप लोगों ने पढ़ा होगा, फाइलम प्रोटोजोआ है, बिकॉज वो फर्स्ट एनिमल्स हैं जो इवॉल्व हुए थे। उसके बाद फाइलम प्रोटोजोआ से इवॉल्व हुए फाइलम पोरिफ्रा वाले, फाइलम पोरिफ्रा से इवॉल्व हुए सिलेंट्रेटा वाले। इसी तरह हम आगे चलते जाते हैं, और फाइलम एकाइनोडर्मेटा, फिर फाइलम एकाइनोडर्मेटा के बाद हमारे पास यूरोकॉर्डेट्स आते हैं। यूरोकॉर्डेट्स हमारे पास मोस्टली फिशेस की तरह थे, ठीक है, लेकिन उसमें खाली सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रॉपर नहीं था। फिर उसके बाद यूरोकॉर्डेट्स हमारे पास फिशेज आई हैं, फिशेज से हमारे पास एम्फीबियंस, एम्फीबियंस हमारे पास रेप्टाइल्स, रेप्टाइल से फिर इसी तरह दो बार डाइवर्जेंस हुई है, एक तरफ मैमल्स आ गए और दूसरी तरफ बर्ड्स रेप्टाइल इवॉल्व हुए। ठीक है, तो ये हमारे पास सिस्टमैटिक्स थी। तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी आज के लेक्चर की। ठीक है, एवोल्यूशन और सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनोमी के कॉन्सेप्ट आज मैंने समझाने थे, तो ये समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्वेश्चन किया करें, और अटेंडेंस पर ख़ास ध्यान दिया करें। जो बॉयज़ हैं वो सही तरह से अटेंडेंस नहीं दे रहे, तो ऐसा ना हो बाद में आप लोगों के लिए मसले बने। और गर्ल्स में देखा है वो अटेंडेंस दे रही हैं, लेकिन अभी तक कोई क्वेश्चन कोई नहीं पूछ रहा। तो कोशिश क्या करें कि टॉपिक को समझ के उसमें से क्वेश्चन पूछा करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। Allah Hafiz and best of luck, and thanks for your participation in the lecture. Okay.
खुदा हाफिज।